हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रत्येक जीव में आनुवांशिक लक्षणों के वाहक या आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाले संरचनाएं गुणसूत्र होते हैं। इसके खोजकर्ता स्ट्रासबर्गर हैं और इसका नामकरण वाल्डेयर ने किया था। देखिए, इसके नामकरण को यदि समझें तो क्रोमो से आशय होता है रंगीन और जोम से आशय होता है बॉडी अर्थात रंगीन काय। इनको जब किसी अभिरंजन जैसे सीटोकार्मिन वगैरह में रख दिया जाए तो ये अभिरंजित हो जाते हैं। उसी के आधार पर इनको रंगीन काय कहा गया। अब चलिए हम देखते हैं कि गुणसूत्र, डीएनए और जीन में क्या अंतर होता है। उसके बाद इसकी संरचना को देखेंगे। तो देखिए, एक गुणसूत्र कुछ इस तरह का बनता है। ये इसकी भुजाएं हैं। इन भुजाओं में इस तरह की संरचनाएं पाए जाते हैं जिनको क्रोमेटिड कहते हैं। प्रत्येक भुजा में होगा ये, और बीच में सेंट्रोमियर होता है जहाँ पे दोनों क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। इन क्रोमेटिड को यदि और विस्तार पूर्वक देखें तो ये क्रोमेटिड ऐसे डीएनए और बीच बीच में इस तरह के प्रोटीन के अणु जिनके ऊपर ये डीएनए ऐसे लिपटा हुआ होता है, के बने होते हैं। तो ये हो गया गुणसूत्र। गुणसूत्र बना होता है डीएनए और प्रोटीन, मुख्यतः हिस्टोन प्रोटीन। अनुपात देखेंगे तो इसमें 40% डीएनए होता है और 60% प्रोटीन होता है। अब गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को प्रदर्शित करेगा। तो किसके द्वारा प्रदर्शित करता है? ये प्रोटीन निर्माण करके प्रदर्शित करता है। अर्थात इसमें प्रोटीन निर्माण करने के लिए सूचनाएं होते हैं और ये सूचनाएं डीएनए के कुछ खंडों में स्थित होते हैं। ऐसे देखिए, डीएनए के जिस भाग पर प्रोटीन निर्माण करने का क्षमता होता है, अर्थात ये सूचनाएं होंगे, यहाँ पर प्रोटीन बनाने के लिए सूचना होगा, इस भाग में प्रोटीन निर्माण करने के लिए सूचना नहीं होगा, अर्थात इसमें से दानेदार संरचनाएं नहीं दिखाई देंगे। इन्हीं दानेदार संरचनाओं को जीन कहते हैं और इस भाग में जीन नहीं पाए जाते। तो जिस भाग में प्रोटीन संश्लेषण का क्षमता होता है उसमें जीन पाए जाते हैं और ये जीन डीएनए में स्थित होंगे। डीएनए और प्रोटीन मिलकर के गुणसूत्र बनाते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, गुणसूत्र, डीएनए और जीन। अब चलिए हम एक गुणसूत्र की संरचना को विस्तार पूर्वक समझें। वास्तव में केंद्रक के भीतर गुणसूत्र नहीं दिखाई देते, वहां हमको सिर्फ तंतु के रूप में क्रोमेटिन जाल दिखाई देता है, जो कि कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में संघनित होकर गुणसूत्रों में बदल जाता है। तो यदि हमको गुणसूत्र देखना है तो हम कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में देखेंगे और उसी का चित्र यहाँ पे बनाएंगे। और यदि आपको जीन भी देखना है तो जीन आपको अर्धसूत्री विभाजन की उप अवस्था, लेप्टोटीन अवस्था में दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पे मेटाफेज अवस्था में जो गुणसूत्र दिखाई देता है उसका चित्र को बना लें। यह कुछ इस तरह से बनेगा। इसके भीतर क्रोमेटिड पाए जाते हैं जो 2 की संख्या में होंगे और दोनों आपस में लिपटे हुए होंगे। तो क्रोमेटिड को बनाने के लिए हम ऐसे बनाएंगे। इस तरह से आप बनाते जाएंगे तो इसमें दोनों क्रोमेटिड बहुत आसानी से बन जाएंगे। उसके बाद इसके बीच में आप ऐसे पट्टी बना दीजिए तो यह 2 भागों में बढ़ जाएगा। इस तरह से, और इनको ऐसे मिला दीजिए। यहाँ पर भी आप 1 की संख्या में बनाएंगे
एक कुंडलन यहाँ भी दिखा दीजिए इस तरह से। इसमें भी एक दो कुंडलन दिखाइए। तो इस तरह से आप इसके चित्र को बना सकते हैं। देखिए जो दो क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं इनको आप इस तरह से समझिए, जैसे ये देखिए एक क्रोमेटिड इस तरह से है और दूसरा क्रोमेटिड इस तरह से है। ये दोनों जब आपस में कुंडलित हो गए हैं तो एक साथ हैं। इनको और स्पष्ट करने के लिए मैं इसको अलग अलग कलर में रंग देता हूँ। चलिए यहाँ पे एक क्रोमेटिड को इस तरह से कलर करते जाइए। यहाँ पर जहाँ पे दोनों क्रोमेटिड आपस में मिल जाते हैं ये सेंट्रोमियर कहलाता है। एक दूसरा जो दिखाई दे रहा है उसको भी कलर कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसका रंगीन चित्र भी बना सकते हैं। अब इसमें ये जो बाहर आवरण दिख रहा है इसके भीतर एक द्रव भरा होता है जिसको हम इस तरीके से दिखा देंगे तो हमारा चित्र कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया गुणसूत्र का चित्र। अब चलिए इसके विभिन्न भागों को समझते हैं और इसका नामांकन करते जाएंगे। देखिए गुणसूत्र के सबसे बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेलिकल कहते हैं। एक झिल्ली नुमा आवरण होता है। ये जो आवरण दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा पेलिकल। उसके बाद इस पेलिकल आवरण के भीतर जो द्रव है वो कहलाता है आधात्री या मैट्रिक्स। तो ये जो द्रव होगा इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी मैट्रिक्स के भीतर गुणसूत्र की पूरी लंबाई में दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं। एक देखिए ये और ये, तो ये दो क्रोमेटिड गुणसूत्र की पूरी लंबाई में पाए जाते हैं। इनको कहेंगे हम क्रोमेटिड। ध्यान रखिए पेलिकल और मैट्रिक्स ये नॉन जेनेटिक पदार्थ हैं, जबकि क्रोमेटिड और इसके जो आगे और संरचनाएं आएंगे वे सभी जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ये कहलाता है क्रोमेटिड या इसको अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। जैसे हम इस प्रकार के गुणसूत्र बनाते हैं तो इसमें दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे बीच में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ये कोशिका विभाजन की किसी अवस्था में दिखाई देता है। इसमें जब सेंट्रोमियर से तर्कु तंतु आके जुड़ते हैं तो दोनों क्रोमेटिड आधे आधे एक एक ध्रुव की ओर खिंचाना प्रारंभ होते हैं, तो वहाँ पे हमको ऐसे कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ समझ लीजिए कि ये दोनों अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड हैं। अब देखिए प्रत्येक क्रोमेटिड दो धागेनुमा संरचनाओं से बनता है। इसको कहेंगे हम क्रोमोनिमेटा। तो ये कहलाएंगे क्रोमोनिमेटा। इसमें मैं किसी एक क्रोमेटिड के क्रोमोनिमेटा को लिख देता हूं। ये हो गया क्रोमोनिमेटा। तो ध्यान रखिए टोटल क्रोमोनिमेटा की संख्या एक गुणसूत्र में कितने होंगे,
4, 2 क्रोमेटिड पाए जाएंगे। क्रोमोनिमेटा की संख्या 4 होता है। इसी क्रोमोनिमेटा पर इस तरह से दानेदार संरचना पाए जाते हैं जिनको क्रोमोमियर या जीन कहते हैं। तो इसमें जीन लगे होंगे क्रोमोनिमेटा में, जिनको हम क्रोमोमियर कहेंगे। अब इसके बाद देखिए, ये जो क्रोमेटिड हैं, ये क्रोमेटिड एक स्थान पर आपस में जाकर जुड़ गए हैं, जहां पर एक खांच बना है, अर्थात पेलिकल अंदर धंस गया है। ये कहलाता है प्राथमिक संकीर्णन। कुछ कुछ गुणसूत्रों में ऐसा ही एक और खांच पाया जाता है जिसे कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये हो जाएगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ऐसा ही संरचना किसी किसी गुणसूत्र में और पाया जाता है, ये कहलाएगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, द्वितीयक संकीर्णन। प्राइमरी संकीर्णन में प्रत्येक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बिंदु, जिसको कि सेंट्रोमियर भी कहते हैं या काइनेटोकोर कहते हैं, ये पाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये होगा सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु। इसी में कोशिका विभाजन के समय ये जो तर्कु है ये आकर के जुड़ता है। उसके बाद देखिए, ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, ये सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता। यहाँ पर दोनों क्रोमेटिड आपस में नहीं जुड़ते और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का कार्य है केंद्रिका का निर्माण करना, न्यूक्लियोलस का निर्माण करना। इसीलिए इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं। और यहाँ पर जो क्रोमेटिड होते हैं ये अकुंडलित होते हैं। देखिए, एक दूसरे में लिपटे हुए नहीं है, अकुंडलित होते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, यह NOR कहलाता है। और इसका मुख्य कार्य है केंद्रिका का निर्माण करना। अब इसके बाद जो द्वितीयक संकीर्णन है, इसके आगे का हिस्सा सैटेलाइट कहलाता है। सैटेलाइट, और यह एक घुंडीनुमा संरचना होता है जो द्वितीयक संकीर्णन के बाद पाया जाता है। अब उसके बाद देखिए, जिन गुणसूत्रों में ये सैटेलाइट पाए जाते हैं उन्हें सेट गुणसूत्र SAT सेट क्रोमोसोम कहेंगे। और इसका फुल फॉर्म होता है साइनो एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको या विथआउट DNA, अर्थात इस भाग में DNA नहीं होते हैं। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। अब इसमें एक लास्ट संरचना बच गया, टीलोमियर। तो देखिए, क्रोमोसोम के दोनों सिरे में यहाँ पर जो कि ध्रुवता से संबंधित है, अर्थात एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से नहीं चिपकने देता, इस स्थान पे पाया जाता है टीलोमियर। ये है टीलोमियर। तो इस तरह से टीलोमियर का कार्य है दो गुणसूत्रों को या एक गुणसूत्र को दूसरे गुणसूत्र के किसी खंड से चिपकने से रोकना, अर्थात ध्रुवता को बनाए रखना। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि टीलोमियर उम्र के साथ साथ आकार में घटते जाता है। तो वैज्ञानिक इसी प्रयास में लगे हैं कि इसके आकार को रोका जाए ताकि उम्र को भी रोका जा सके। तो इस तरह से आप गुणसूत्र के विभिन्न भागों के नाम और संरचना को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल में नए आए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।